स्टूडेंट्स, क्या आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? आई होप कि आप सब अपने घर पे सेफ हैं। और आज आज हम सब 13 जून को एक वेबिनार के थ्रू मोमेंटम की तरफ से आप सभी बच्चों से एवं पेरेंट्स से कनेक्ट हुए हैं। आज हम इसलिए आपके साथ ये वेबिनार कर रहे हैं क्योंकि इस लॉकडाउन के समय में वी कैन नॉट कंडक्ट अ सेमिनार फॉर द करियर गाइडेंस, और बच्चों के दिमाग में आगे की पढ़ाई को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में हैं। साथ ही साथ पेरेंट्स के भी मन में बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में हैं कि आगे पढ़ाई कैसे करें, किस तरीके से करें, कौन सी फील्ड को चुने। इन सारे ही क्वेश्चंस को लेके आज मोमेंटम ने एक बहुत ही अच्छी पहल की है जिसको हम टॉपर्स टॉक के नाम से जान रहे हैं। और आज मैं डॉक्टर गरिमा शर्मा आप सभी के साथ प्रेजेंट हूँ इस टॉपर्स टॉक को लेके। मेरे साथ डॉक्टर कपिल जैन सर हैं, मोमेंटम के डायरेक्टर मेंबर्स हैं। सर पीएचडी हैं केमिस्ट्री में, साथ ही साथ इन्होंने केमिस्ट्री के एचओडी फैकल्टी भी हैं हमारी मोमेंटम में। मेरे साथ कुछ और स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं यहाँ पर जो कि मोमेंटम के एक्स स्टूडेंट्स रहे हैं। आज ये सभी स्टूडेंट्स आईआईटी एवं मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं, और ये सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ आप बच्चों को कुछ एमिनेंट इंफॉर्मेशन देने के लिए कनेक्ट हुए हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स के नाम जो कि आज हमारे साथ कनेक्टेड हैं, मैं उनके नाम आपको बताना चाहूंगी। ऋत्विक सिंघई, ये आईआईटी बीएचयू से हमारे साथ प्रेजेंट हैं। ये बीटेक कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, इनका 3rd ईयर है। ये भी एक्स मोमेंटम स्टूडेंट रह चुके हैं। हमारे साथ अक्षत श्रीवास हैं आईआईटी बॉम्बे से, ये डुअल डिग्री कोर्स कर रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इनका 2nd ईयर है। अक्षत श्रीवास भी मोमेंटम के एक स्टूडेंट रहे हैं। हमारे साथ प्रेजेंट है रश्मि मिश्रा जो कि एमबीबीएस कर रही हैं, 4th ईयर में है, एनएससीबी मेडिकल कॉलेज की ये स्टूडेंट है। ये भी हमारी एक्स मोमेंटम स्टूडेंट है। आस्था सिमरे हमारे साथ प्रेजेंट है, ये एमबीबीएस 2nd ईयर में है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से पढ़ रही हैं, और साथ ही में ये मोमेंटम की लास्ट ईयर स्टूडेंट रह चुकी हैं। तो हमारे पास बहुत से आईआईटी एवं मेडिकल स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं जो आपके बहुत सारे क्वेरीज को आंसर करेंगे। साथ ही में मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि सारे पेरेंट्स और सारे बच्चे जो हमारे साथ मौजूद हैं, ये एक क्वेश्चनर सेशन है जहां पर डॉक्टर कपिल जैन सर हमारे साथ और मैं आपके कुछ स्टूडेंट्स के साथ क्वेश्चंस करूंगी। आईआईटी और जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, उनके साथ कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और ये क्वेश्चंस आपको आगे का करियर डिसाइड करने के लिए और आपके दिमाग में जो बहुत सारी क्वेरीज हैं, पेरेंट्स के दिमाग में जो बहुत सारी क्वेरीज हैं, उसको क्लियर करने में हेल्प करेगा। एक और एमिनेंट इंफॉर्मेशन मैं अभी दूंगी आपको कि ड्यूरिंग द क्वेश्चनर सेशन में आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको आप पेन डाउन कर लीजिए। लास्ट के कुछ 5 to 10 मिनट्स रखेंगे हम आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए एवं पेरेंट्स के लिए, कि वो अपने क्वेश्चंस पुट कर पाएं और हम उनके आंसर्स बेशक देंगे। इनिशियली ड्यूरिंग द सेशंस आप कुछ क्वेश्चंस को पुट अप ना करें, एंड में 5 to 10 मिनट्स हम क्वेश्चंस को पुट अप करने को आपको मौका देंगे। सो फॉर नाउ वील स्टार्ट द सेशन ऑफ क्वेश्चनर विद डॉक्टर कपिल जैन सर। सर, आई वुड प्लीज रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट द सेशन। Thank you, Dr. Garima ma'am. Can you hear me, Dr. Garima? Yes sir, yes sir. Okay. तो आपने जो आज वेबिनार होने जा रहा है उसका एक ब्रीफ सभी स्टूडेंट्स को दिया। सबसे पहले तो मैं जितने भी मेरे साथ मोमेंटम के एलुमनाई स्टूडेंट्स हैं, मैं उनका तहे दिल से वेलकम करता हूं। आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले जिन बच्चों को मैं पढ़ाया करता था वो अब आईआईटीएन बनने जा रहे हैं, और डेफिनेटली क्योंकि अब वो अच्छे आईआईटी से पढ़ रहे हैं तो मैं तो उनको आज भी आईआईटीएन बोल रहा हूं। वो एक अच्छे ब्रांच के साथ अपना बीटेक कंप्लीट करने जा रहे हैं। कोई स्टूडेंट 3rd ईयर में है, कोई स्टूडेंट 4th ईयर में है, और ऐसे ही मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जो मैं एमबीबीएस की प्रिपरेशन कराने के लिए जब मैं उनको नीट की प्रिपरेशन कराया करता था, अब वो
मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मुंबई मेडिकल कॉलेज में हैं। आज मेरे साथ जो रश्मि मिश्रा हैं वो जबलपुर मेडिकल कॉलेज में 4th ईयर कंप्लीट करने जा रही हैं और नेक्स्ट ईयर एमबीबीएस उनका कंप्लीट हो जाएगा, डॉक्टर बन जाएंगी। ऐसे ही मेरे साथ आस्था सिमरे हैं, ऋत्विक सिंगई हैं जो बीटेक 3rd ईयर के हैं, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हैं आईआईटी वाराणसी से, और ऐसे ही अक्षत श्रीवास हैं जो आईआईटी मुंबई से अपना डुअल डिग्री कोर्स यहां पर कंप्लीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इन सभी बच्चों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं और इनका वेलकम करता हूं कि इतना इन्होंने अपना जो समय आज हमको दिया। आप जैसे जो दूसरे स्टूडेंट्स मुझे सुन पा रहे हैं, जो स्टूडेंट क्लास 10 से 11th में अभी जा रहे हैं या 11th क्लास में हैं, तो वो सभी स्टूडेंट्स और उनके साथ जो पेरेंट्स हैं, मैं उनका भी वेलकम करता हूं कि वो हमको यहां पर अभी जो 8 बजे से हमने आज ये वेबिनार कंडक्ट किया है उसको सुनने के लिए यहां पर आए हैं। जैसा अभी डॉक्टर गरिमा मैम ने बताया कि स्टूडेंट्स आपको भी लास्ट में 5 से 10 मिनट्स हम मौका देंगे, आपके जो भी डाउट्स हैं आप उसको पेन डाउन करिए, आप उसको, और बात जब लास्ट के इस सेशन में आप अपने उन क्वेश्चंस को हमारे सामने रख सकते हैं। हमारे साथ जितने भी एक्सपर्ट्स मोमेंटम के जो बच्चे हैं वो जुड़े हुए हैं, तो उनके सामने वो क्वेश्चंस रख सकते हैं, वो डेफिनेटली आपका जो भी डाउट होगा उसको बिल्कुल क्लियर करेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है ड्यूरिंग द सेशन हमने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चनेयर यहां पर प्रिपेयर किया है, तो कई क्वेश्चंस के आंसर तो आपको इस वेबिनार में ही अभी मिलने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट दिस वेबिनार। टुडेस वेबिनार जो मोमेंटम का टॉपर स्टॉक के नाम से हमने वेबिनार कंडक्ट किया है उसको शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, धीरेन्द्र उपाध्याय जी सबसे पहला क्वेश्चन जरा सामने रखिए हमारे। यस सर। हाँ, देखिए, ये सभी स्टूडेंट्स आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे ये सारे स्टूडेंट्स जो आज हमारे साथ यहाँ पर स्पीकर का रोल प्ले कर रहे हैं, तो इनका आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले यही ड्रीम था कि मुझे जेई ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम या नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट क्रैक करके आईआईटीज में या एक टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज में जो इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर जाना है, वहां पर अटेंड करना है, और ये इस ड्रीम को अपना पूरा कर पाए। तो मैं वन बाय वन आप में से कुछ स्टूडेंट से पूछना चाहूंगा। जैसे मैं सबसे पहले ऋत्विक सिंगई जी को यहां पर इनवाइट करूंगा। आज आप ऋत्विक सिंगई आईआईटी वाराणसी में बीटेक 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं विद कंप्यूटर साइंस। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आज से 3 साल पहले जो आपका प्रोफाइल था जब आप मोमेंटम में पढ़ते थे, और आज जब आप आईआईटी के अंदर अपने 3 साल यहां पर कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो आप क्या अपने आप में एक डिफरेंस फील कर रहे हैं? क्या आप अपने प्रोफाइल में डिफरेंस फील कर रहे हैं? और किस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप कभी ड्रीम में देखा करते थे कि मुझे एक अच्छे आईआईटी में जाना है और मुझे बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, हाई टेक वहां पर लेबोरेटरीज मिलेंगी और बहुत अच्छे प्रोफेसर्स मिलेंगे, वेल क्वालिफाइड, तो क्या डिफरेंस आप फील कर रहे हैं? मैं ऋत्विक सिंगई से पूछना चाहूंगा। ऋत्विक, कैन यू हियर मी? ऋत्विक सिंगई, हेलो ऋत्विक, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है ऋत्विक मुझे। हेलो। हाँ हाँ ऋत्विक, अब आ रही है आपकी आवाज, प्लीज आप बोल सकते हैं। Good evening, everyone. So, as sir introduced me, I am currently studying in IIT BHU, following computer science and engineering. मैंने 2017 में JEE दिया था. So 2015 and 2017, 2015 to 2017, I studied in Momentum. Sir asked me कि how is the current experience in IIT, and I think जैसे हम लोग को क्लासरूम में बताया जाता था कि आईआईटी निकाल लो फिर सब हो जाएगा, और जैसा हमें मतलब यू कुड से उस समय लगता था कि नहीं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है, बट इन माय एक्सपीरियंस इट इज वर्थ एवरीथिंग दैट you might have thought of. I got in my last 3 years, as sir was asking by my profile, I got to experience a lot of things which I did not imagine that I could. I got to build robots, build aeroplanes, which I used to think that it is something which I'll not be able to do. I learned a lot in computer science. In fact,
as you all might have thought कि computer science, software development आजकल यही सबसे ज़्यादा interesting fields हैं, और उसका कारण यही है कि you get to do a lot of things on one laptop. आप अपने बस एक लैपटॉप पे इतनी कमाल की चीजें कर लेते हैं कि आपको लगता है कि it is all happening by magic, and that is really exciting. Apart from that, I was also in the students' parliament, so I got to experience leadership, how things are done in the real life. I also played a lot of sports in my time, be it any sport जो भी आप लोग को मन हो, cricket, football, you can play everything there. All of the facilities are there. Laboratories, of course, कुछ लोग physics में बहुत ज़्यादा interested होते हैं, तो वहाँ पे cyclotrons और various physics experiments पूरे टाइम चलते ही रहते हैं. And one more good thing is कि काफी सारे guest speakers आते हैं, तो you interact with a lot of different people from different fields, be it business, be it technology, be it and that really gives you a great experience. तो आपको काफी अच्छा लगता है, आपको समझ आता है कि आपको जिंदगी में आगे क्या करना है. Okay, Ritvik, thanks for giving nice information to all your younger ones. मैं यही क्वेश्चन जो अभी रश्मि मिश्रा मेरे साथ हैं यहाँ पर इस वेबिनार में. रश्मि, आप मुझे सुन पा रही हैं? यस सर. तो रश्मि, आप अभी 4th ईयर कंप्लीट करने जा रही हैं एनएससीबी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जबलपुर से. तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज आप कैसा फील कर रही हैं इस मेडिकल कॉलेज में अपने एमबीबीएस को कंप्लीट करने पर. ओवर टू यू रश्मि. Hello, good evening everyone. I am Rashmi Mishra, as sir introduced me already, and I am actually ex-MVM student. I have studied there from 2013 to 2016, and I would like to say that medical college is, it's a kind of very big achievement for everyone, because you already know that NEET or AIPMT exam is very difficult. In a way, it is considered very difficult to crack since the seats are already low. But I would like to share my experience. कि आप फर्स्ट ईयर में जाते हो तो यू गेट टू नो, यू डू डाइसेक्शन, फिर आपको पर्सनली हर चीज देखने के लिए मिलता है कि कोई भी ह्यूमन बॉडी कैसे फंक्शन कर रही है. तो वो जो एक्चुअल विजुअलाइजेशन होता है कि आप हर चीज देख सकते हैं अब आप अपने आसपास कि कोई भी ह्यूमन बॉडी कैसे फंक्शन कर रही है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप होती है बेसिकली. फिर आपको आसपास के लोग भी डॉक्टर डॉक्टर करके बुलाने लगते हैं. फिर ग्रेजुअली जैसे ही आप प्रोग्रेस करते हो 2nd ईयर से 3rd ईयर में, तो सब आपसे ओपिनियन मांगने लगते हैं. आप धीरे धीरे उनको एडवाइस भी देने लगते हो. तो ओवरऑल इट्स अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट, एंड यू फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ, एंड दैट गिव्स यू अ ग्रेट मोटिवेशन टू डू गुड अहेड इन योर लाइफ. थैंक यू. ओके, थैंक यू रश्मि बेटा. जैसा कि मुझे समझ में आ रहा है और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आज सुन रहे हैं लाइव सेशन को, तो आप सबको भी समझ में आ रहा है कि जो एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है और एक टॉप मोस्ट जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं हमारे इंडिया में, आईआईटीज या फिर एनआईटीज या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो डेफिनेटली उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है जो ये स्टूडेंट्स आज आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहे हैं. तो अब मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो सभी पेरेंट्स के माइंड में रहता है क्लास 10th के बाद जब बच्चा बोर्ड एग्जाम्स पास करता है और 11th क्लास में जाता है, वो कि कौन सा स्ट्रीम मेरे बच्चे के लिए बेटर है. इट मींस साइंस स्ट्रीम या फिर अदर स्ट्रीम्स लाइक कॉमर्स या आर्ट्स. फिर साइंस में भी अगर हमने सिलेक्शन कर लिया तो उसमें भी फिर हमारे सामने एक दूसरा बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है. वो ये रहता है कि मैं मैथ्स लेके आगे बढ़ूं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ, या फिर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ बढ़ूं. बायोलॉजी जनरली स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर मेरी मैथमेटिक्स वीक है तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ आगे बढ़ूं और मैं बहुत अच्छा कर पाऊंगा. लेकिन एट द एंड उनको रिजल्ट मिलता है कि उनकी फिजिक्स बहुत अच्छी नहीं हो पाती है, उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं हो पाती है और वो फिर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं. तो मैं अक्षत मेरे साथ हैं यहाँ पे, अक्षत श्रीवास जो आईआईटी बॉम्बे से हैं, मुंबई में अभी पढ़ रहे हैं. तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा अक्षत, आपने जब 10th क्लास में आप पढ़ते थे या 9th क्लास में पढ़ते थे, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था जिससे आपने आगे अपने दिमाग को इस तरफ डाइवर्ट किया कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ मुझे आगे बढ़ना चाहिए? 9th और 10th में आपके कॉन्सेप्ट्स कैसे थे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, या एकदम आपको इंटरेस्ट आया कि मुझे नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आगे बढ़ना है?
अक्षत, ओवर टू यू। अक्षत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर, हेलो सर, आवाज आ रही है हाँ अक्षत, आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है। अक्षत, तो आप बताएंगे। Yes sir. Hello everyone. So I am Akshay Srivas and I am currently in IIT Bombay in my second year of mechanical engineering. एंड जैसा कि सर ने बोला कि 10th क्लास में हमें काफी कंफ्यूजन होता है कि मतलब हम कौन सी स्ट्रीम ले, क्या किस में हम बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे। तो जैसे मेरे टाइम पे मतलब मुझे काफी इंटरेस्ट था मैथ्स एंड साइंस में। सो दैट्स व्हाई मतलब मैंने अपने सीनियर से बात की एंड बाकी मतलब अपने इंटरेस्ट को मतलब देखा कि मुझे सच में इंटरेस्ट है, क्योंकि आगे स्टडीज मतलब सब कहते हैं थोड़ी डिफिकल्ट होती है। तो मतलब अगर आपका इंटरेस्ट होगा उस चीज में तो आप उस चीज को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो सबसे पहले मतलब अगर आप चॉइस कर रहे हैं कि आपको 11th-12th में क्या स्ट्रीम लेनी है, तो सबसे पहले मतलब खुद देखिए आप मतलब अपनी जितनी 9th या 10th तक की स्टडी है उसमें देखिए कि मतलब आप किस में अच्छा परफॉर्म करते हैं, किस में आपको अंदर से मतलब अच्छे से इंटरेस्ट आता है। एंड देन उसके बाद सीनियर से बात कीजिए अपने की मतलब आगे चल के क्या स्टडीज है और मतलब हर सब्जेक्ट कैसा है, और उसके हिसाब से फिर मतलब एक रिलेटिव डिसीजन लेना चाहिए। सो मेरे टाइम पे ऐसी था, मुझे मैथ्स एंड साइंस में काफी इंटरेस्ट था, मुझे बायो ज्यादा पसंद नहीं था। तो दैट्स वाई मतलब मैंने मैथ्स और साइंस लिया। एंड देन मतलब ऐसे 10th तक मुझे भी ज्यादा आइडिया नहीं था, तो मैंने भी एक मोमेंटम के शशि सर का सेमिनार हुआ था, उसमें मुझे फर्स्ट टाइम देखा था मैंने कि आईआईटी वगैरह क्या होता, तो मुझे वो काफी पसंद आया था। सो उसके बाद मैंने आके घर पे सर्च वगैरह किया, आईआईटी के बारे में पूरा सब कुछ पढ़ा वगैरह, फिर मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ गया था। मतलब मुझे अंदर से ये था कि मतलब मुझे अब तो मतलब आईआईटी ही करना है। सो उसके बाद से ही मेरा इंटरेस्ट और बढ़ता गया। फिर जैसे जैसे 11th-12th में मतलब आती गई चीजें तो मुझे काफी इंटरेस्ट आता था। सो दैट्स ओके बेटा अक्षत, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत नाइस इंफॉर्मेशन हम सबको दिया। आस्था सिमरे मेरे साथ हैं। आस्था, कैन यू हियर मी? आस्था सिमरे, आस्था आप मेरे साथ हैं? ओके चलिए, मैं ऋत्विक सिंघई के ऊपर ये वापस एक क्वेश्चन रखता हूं। ऋत्विक, आपने कैसे डिसाइड किया? जनरली स्टूडेंट ये सोचते हैं कि साइंस बहुत टफ है और मुझसे तो नहीं होने वाला, और साइंस मतलब लेके आगे बढ़ूंगा तो मैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाऊंगा, इससे बेटर तो कॉमर्स फील्ड है या आर्ट्स फील्ड है। तो बेटा आप थोड़ा सा बच्चों को गाइड करिए कि आपने कैसे डिसीजन लिया, या आपके डिसीजन जो मेकर्स थे वो आपके पेरेंट्स थे, या दोनों का कंट्रीब्यूशन था, या किसी टीचर की भी आपने हेल्प ली अपना डिसीजन बनाने में? ओवर टू यू ऋत्विक। ऋत्विक, आप सुन रहे हैं मुझे? हेलो हेलो ऋत्विक। हाँ ऋत्विक, आप सुन रहे हैं मुझे? या तो ऑब्वियसली जब आप 10th क्लास में रहते हैं तो इस तरह के डाउट्स आते हैं। इट इज नेचुरल टू बी कंफ्यूज्ड अबाउट योर फ्यूचर करियर की आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है कि साइंस लेना है। मेरे डिसीजन मेट्रिक ये था कि मुझे लगता है कि 10th क्लास तक अपने इंटरेस्ट को डिटरमाइन कर पाना एक बहुत टफ काम है। हमने काफी कम चीजें देखी होती हैं और हमें एक्चुअल में पता नहीं होता कि कॉमर्स है क्या, या मैथमेटिक्स है क्या, या इंजीनियरिंग है क्या, या आर्ट्स क्या है। इसलिए मेरे हिसाब से लॉजिकल डिसीजन वो होता है कि हमें वो ऑप्शन चुनना चाहिए, वो ऑप्शन चूज करना चाहिए जो हमें आगे जाके सबसे ज्यादा बार्गेनिंग पावर दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आर्ट्स लेता हूँ तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू एंटर इनटू इंजीनियरिंग फील्ड्स। हाउएवर अगर मैं इंजीनियरिंग लेता हूँ या साइंसेज लेता हूँ तो साइंसेज लेने वाला स्टूडेंट इज ऑलवेज रेवर्ड, उसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है इफ ही गेट्स इनटू इन द बिजनेस वर्ल्ड और इन द आर्ट्स वर्ल्ड। hence and given also India में जो IITs का you can say NITs का top colleges का जो एक्सपीरियंस रहता है, जो एनवायरमेंट रहता है जहाँ पे आप जाके बहुत चीजें एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इसलिए मेरा डिसीजन ऐसा था कि लेट्स ट्राई टू गेट इनटू द बेस्ट कॉलेज फर्स्ट। जो इंडिया में टॉप कॉलेजेस हैं, IITs NITs और अदर मेडिकल कॉलेजेस, अगर हम उनमें जाते हैं तो वहां जाके इट विल बी इजियर फॉर मी टू मेक अ डिसीजन फॉर माय फ्यूचर लाइफ कि अब मुझे कॉमर्स यानी बिजनेस वर्ल्ड में जाना है तो आई कैन डू एन MBA। अगर मुझे आर्ट्स यानी मे बी ह्यूमैनिटीज में जाना है तो आई कैन maybe pursue a PhD या UPSC कर सकता हूँ। तो all fields are open to me after I take sciences and mathematics or pursue these fields। लेकिन अगर मैं 10th क्लास में ही कुछ और ले लेता, मान लीजिए मैं कॉमर्स ले लेता और उसके बाद मुझे लगता नहीं मेरे को कॉमर्स में आगे नहीं बढ़ना है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट माय करियर टू गो फॉरवर्ड इन, तो फिर कॉमर्स लेने के बाद इंजीनियरिंग में आना इज इट कैन नॉट हैपन।
एंड हेंस दिस वाज माय डिसीजन मेट्रिक. मैंने टीचर से पूछा, अपने सीनियर से पूछा, सबका कहना यही था कि हाँ इंजीनियरिंग तक कर लो, उसके बाद इफ यू like it then you can continue engineering or the world is open to you. ओके, थैंक यू ऋत्विक. नेक्स्ट क्वेश्चन मैं रश्मि से पूछना चाहूंगा. रश्मि, जैसे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में आज तक रहता है, जो आज का सिनेरियो है कि पहले हम 11th और 12th क्लास बहुत अच्छा कर लें, 11th क्लास में बहुत अच्छा स्कोर कर लें. जैसे 10th क्लास तक जनरली स्टूडेंट का जो रहता है चार्म की 10th बोर्ड में अगर मेरा आज A1 ग्रेड आ जाएगा, इट मींस मैंने बहुत अच्छा अचीवमेंट मेरे अपनी लाइफ में कर लिया. लेकिन यही मेंटेलिटी 11th और 12th क्लास के साथ अगर स्टूडेंट आगे बढ़ता है और सिर्फ वो अपने 11th क्लास में फोकस करता है और 12th क्लास में बोर्ड एग्जाम्स के ऊपर फोकस करता है और आफ्टर दैट फिर वो जेई की या मेडिकल की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता है, तो क्या ये आपके नजर में बिल्कुल सही है डिसीजन, या इसको ऐसे सोचें कि जितना अर्ली स्टार्ट हम प्रिपरेशन अपनी करेंगे उतना जल्दी हमको बेनिफिट्स मिलना, उतने हम पॉइंट्स को अपने क्लियर कर पाएंगे, कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छा बना पाएंगे जो आज के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें उनकी रिक्वायरमेंट है. तो ओवर टू यू रश्मि, आप मुझे बताइए कि अर्ली स्टार्ट करने का प्रिपरेशन को, चाहे वो जेई एग्जाम हो जाए चाहे वो नीट एग्जाम हो जाए, क्या बेनिफिट्स होंगे इन स्टूडेंट्स को 9th क्लास से 10th क्लास से, और क्योंकि अब ये 10th से 11th क्लास में जा रहे हैं तो जितना जल्दी ये अपना डिसीजन लेते हैं उतने ही इनको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. ओवर टू यू रश्मि. सर, मैं हमेशा से अर्ली स्टार्ट के फेवर में हूँ, क्योंकि आपके एफर्ट्स, जैसे अगर आपने सिर्फ 11th-12th बोर्ड पे फोकस किया तो आपको पता होना चाहिए कि जो नीट का या जेई का सिलेबस होता है वो बोर्ड से थोड़ा सा अलग होता है. वो आपके बेसिकली कंसेप्चुअल पार्ट और थोड़ा सा डीप नॉलेज को चेक करते हैं, जो बोर्ड एग्जाम्स सिर्फ सुपरफिशियल नॉलेज या बेसिकली आप क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में वो चेक करते हैं. तो अगर आप वो चीज अगर अर्ली स्टार्ट करेंगे, अगर आप 9th-10th में कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं या 11th से ही कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपकी पकड़ उस कॉन्सेप्ट में 11th से धीरे धीरे शुरू हो जाएगी. जो चीज आपको 11th में समझ में नहीं आई वो आप 12th में धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे. लेकिन अगर वही चीज अगर आप 12th के बाद कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो वो आपके लिए एकदम से बहुत फ्राइटनिंग हो जाएगा कि इतने सारे कंसेप्ट हैं, आपको एक कभी समझा नहीं था, आपके पास टाइम कम है, तो वो बेसिकली स्ट्रेस प्रेसिपिटेट करेगा. और अगर आप 11th-12th में ज्वाइन करते हैं तो आप हर चीज, हर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं. आपके पास एम्पल ऑफ टाइम होता है कि आप अपनी सारी गलतियां सुधार सकते हैं विद इन दैट ड्यूरेशन. जितनी भी गलतियां आप अपने उसमें प्रैक्टिस में कर रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें आप अपनी जो भी गलतियां पढ़ाई में कर रहे हैं, जैसे अगर आपको कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आपके पास टाइम है, आप वो कंसेप्ट आराम से समझ सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं आराम से, उसको एनालाइज कर सकते हैं. तो आप बेसिकली आपके पास 2 साल हर तरीके से सोचने का टाइम मिल जाता है कि आप अब कहाँ लैग कर रहे हैं. आपके पास 2 साल टाइम होता है, आप उस चीज को कवर कर सकते हैं. और अगर आप यही चीज 12th के बाद करते हैं तो फिर 1 साल में आपको 2 साल का सब्जेक्ट कवर करना है, जो कि बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाता है. कुछ बच्चे होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, वो कर लेते हैं, लेकिन सिंस हम मैक्सिमम पॉपुलेशन की बात करें तो आप जितना जल्दी अर्ली स्टार्ट करेंगे उतना आपको आराम से हर चीज धीरे धीरे समझ के अपने पेस में फिर अपने हिसाब से आप पढ़ सकते हैं और उतना कम स्ट्रेस और एफर्ट के साथ आप ज्यादा आउटपुट गेन कर सकते हैं. थैंक यू. ओके, तो सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर हुआ कि जितना जल्दी हम अपनी प्रिपरेशन उतना ही हमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने के चांसेस होंगे. तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि जो भी आपको आपके टीचर्स क्लास 11th में या आगे फिर क्लास 12th में पढ़ाएंगे तो वो आपके स्कूल एग्जाम के लिए और वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, दोनों के लिए इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप तो बस ये इंश्योर करिए कि एक एक पॉइंट जो आपको आपके टीचर्स ने पढ़ाया इन एनी सब्जेक्ट, वो आपके कॉन्सेप्ट्स अगर बढ़िया हो गए तो हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं. अच्छा, अब जो बात अभी सामने रश्मि ने भी रखी और जैसे ऋत्विक ने भी बताया कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन, जैसे अगर हम 10th क्लास से लेके 10th क्लास से जब 11th क्लास में मूव करते हैं तो सबसे बड़ा जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है वो है एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन. पहली बात तो क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना जरूरी है? तो मैं ऋत्विक से पूछना चाहूंगा कि आप अपनी सक्सेस में
क्या परसेंटेज फील करते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का रहा? तो और किस तरीके से किसी भी स्टूडेंट को एक राइट कोचिंग इंस्टीट्यूशन डिसाइड करने में हेल्प मिलती है? उसको क्या क्या चीजें वहां पर देखनी चाहिए कि कौन टीचर्स पढ़ा रहे हैं, क्या वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस क्वालिटी पर वो आज की तारीख में जो प्रेजेंट कंडीशंस में रिक्वायरमेंट है इन जेई और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, वो क्वालिटी उसको कैसे जज करनी चाहिए? ओवर टू यू ऋत्विक, आप बताइए। ऋत्विक, आप, ऋत्विक आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए ऋत्विक आप। सर एक्चुअल में सिर्फ होस्ट को अनम्यूट करने का, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ओके ओके, हाँ जी, अनम्यूट हो गया, आप बोलिए बोलिए बोलिए। ऑब्वियसली अगर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बिना कोचिंग के भी आईआईटी और ऐसे इंस्टीट्यूट्स निकालते हैं, बट मेरा मानना, एटलीस्ट मेरे अंडरस्टैंडिंग में ऐसा है कि अगर मैं अपने दोस्तों में जितने को देखूं जो आज आईआईटी में हैं, 90 to 95% of the students have taken some form of coaching institute in their, especially in their 11th and 12th class. इनफैक्ट आजकल मैं देखते आ रहा हूँ कि जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो आते जा रहे हैं, दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम 9th क्लास 10th क्लास एज वेल। इसलिए आई थिंक कि क्योंकि सिलेबस ऑफ बोथ ऑफ दीज एग्जामिनेशंस, बी इट आईआईटी जेईई और नीट, इनका इतना कॉम्प्लेक्स है सिलेबस कि हमें पता नहीं रहता कि कितना लेवल तक पढ़ना है, कितना हमें कहाँ से पढ़ना है, क्या सोर्सेज होते हैं, और इन सब चीजों में कोचिंग हमें काफी ज्यादा हेल्प करती है। इनफैक्ट कुछ टॉपिक इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि हमें खुद से बुक से समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसमें हमें कॉन्स्टेंट अपने टीचर से पूछते रहना और उनसे गाइडेंस लेते रहना, इस कारण से आई थिंक हमें कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी आती है जो हम फाइनली क्रैक कर पाते हैं। नाउ क्वेश्चन बीइंग, कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहिए? आई थिंक there are two important factors that one should look at. One is कि कौन टीचर्स पढ़ा रहे हैं, what is their qualification, उनका क्या रिकॉर्ड रहा है अभी तक, बिकॉज ऐसा होता है कि हम मतलब कोई और कोचिंग टीचर के नाम से सोचते हैं कि हमें इनसे पढ़ने मिलेगा, बट वी गेट टू स्टडी फ्रॉम समवन एल्स, और वो अच्छा नहीं रहता। इसलिए वी शुड नो कि हु वी आर बीइंग टॉट विद एंड यू नो हु दे आर। एंड सेकेंडली कि हमें देखना चाहिए कि उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का पास्ट रिकॉर्ड क्या रहा है, कि आज तक यू नो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट से बच्चे कौन से कॉलेजेस तक पहुंचे हैं और उनका क्या रिव्यू रहा है। एंड हेंस आई थिंक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, एंड इफ यू आर इन 9th 10th 11th 12th, जब भी है, आपको स्टार्टिंग विद द राइट कोचिंग इंस्टीट्यूट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी टू क्रैकिंग दीज एग्जामिनेशंस। हाँ ऋत्विक, मैं आप ही से पूछना चाहूंगा बेटा, जैसे मतलब मोमेंटम, जब आप मोमेंटम जबलपुर को ज्वाइन किए तो उसके साथ साथ और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जबलपुर में थे, और तो फिर आपने कैसे अपने माइंड को सेट किया कि नहीं, मोमेंटम जबलपुर इज बेस्ट और मुझे मोमेंटम में रह के ही अपनी 2 ईयर की प्रिपरेशन करनी चाहिए, और फिर आपका एट द एंड रिजल्ट आप देख रहे हैं कि आज आपका रिजल्ट जो है, तो आप ही से जानना चाहूंगा कि आपने कैसे अपना डिसीजन बनाया? आई थिंक मेरा सबसे बड़ा डिसीजन का फैक्टर वही था कि मतलब मैं जिन सीनियर्स को जानता था जो मेरे स्कूल से थे या जो मेरे लोकेलिटी से थे, सब उन लोग में से मोस्ट ऑफ द गुड टॉपर्स विच आई लुक्ड अप टू, जैसे मुझे याद है कि मेरा बहुत बचपन का एक दोस्त था अंशुल शाह, ही स्टडीड फ्रॉम मोमेंटम। तो और भी जो टॉपर्स थे, हमेशा टॉप रैंकर्स मैंने देखा कि वो मोमेंटम से थे, तो मैंने उनको जब कांटेक्ट किया तो ऑल ऑफ देम गिव मी ग्रेट फीडबैक कि हाँ इट्स द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। तो वो मेरे लिए सोल्यूशन काफी आसान था। सेकेंडली फिर जब मैंने 10th में मतलब 11th के स्टार्टिंग में 10th के एंडिंग में जब मैंने कुछ स्टार्टिंग के लेक्चर्स अटेंड किए, तो मुझे क्लैरिटी मिली, मेरे को लगा कि हाँ जो पढ़ाया जा रहा है, जो स्कोप है, एकदम मेरे को समझ आ रहा है। एंड विद दैट आई डिड नॉट हैव टू डाउट माय डिसीजन एवर अगेन। मतलब सब चीजें ट्रैक पे चलती रही, चीजें समझ आती रही, तो आई नेवर हैड टू डाउट कि शुड आई हैव जॉइन्ड अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट और नॉट। ओके, थैंक यू ऋत्विक बेटा। ओवर टू यू गरिमा मैम, डॉक्टर गरिमा, कैन यू हियर मी? नेक्स्ट क्वेश्चन आप रखिए रश्मि के साथ। हाँ या
उपाध्याय जी, गरिमा मैम को अनम्यूट करिए। थैंक यू कपिल सर फॉर गिविंग सच एन एमिनेंट इंफॉर्मेशन, और सारे स्टूडेंट्स को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि वो बच्चों को बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं रश्मि से पूछना चाहूंगी, रश्मि क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? रश्मि, रश्मि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? उपाध्याय जी, रश्मि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? उपाध्याय जी। यस मैम। ओके रश्मि, बेटा मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब आपने नीट की प्रिपरेशन की, क्योंकि आप जानते हो कि आजकल बायो की स्ट्रीम इतनी ज्यादा नैरो डाउन हो गई है, लोग समझते हैं कि पीएमटी नीट डॉक्टर बनने का रास्ता बहुत टफ है। तो इस नीट अ टफ एग्जामिनेशन या जेई एक टफ एग्जामिनेशन है क्या? आप इसके बारे में बच्चों को बता सकते हैं? क्योंकि मोस्टली बच्चे सोचते हैं कि ये एक टफ एग्जामिनेशन है, आगे की जो स्ट्रीम है वो बहुत टफ है, इसको क्रैक करना बहुत टफ है, इसलिए वो शायद इसको अपना एम्बिशन नहीं बनाते और फिर इसके कारण वो किसी दूसरी फील्ड्स को चूज कर लेते हैं और वो पीछे रह जाते हैं। तो आप इसमें बच्चों को क्या सजेशन देगी? क्या नीट और जेई रियली में टफ एग्जामिनेशंस हैं? रश्मि। मैम मैं ये बोलूंगी कि getting into a private institution by not giving any entrance exam is very easy, but the future is not bright that much as we are having at this time. Like मुझे भी ऐसा ही लगता था कि since इतनी कम सीट्स होती हैं जेई और बीट नीट, इतने सारे बच्चे एक साथ एग्जाम्स देते हैं और इतनी कम सीट्स होती है, तो इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू क्रैक नीट। बट मैं, जैसा मेरे टीचर्स बोलते थे, ये वैसे मैंने मोमेंटम में ही सीखा है, जब हम वहां पढ़ रहे थे तो हमें ऐसे ही मोटिवेट किया जाता था कि इतनी कम सीट्स है तो भी आपको सिर्फ एक ही सीट चाहिए बेसिकली किसी भी मेडिकल कॉलेज या जेई आईआईटी में। तो ये सिर्फ एक बेसिकली मिथ है कि बहुत डिफिकल्ट होता है एग्जाम या कुछ भी, पर आप हमें अगर फ्यूचर का देख के प्लान करके चले तो जो सबसे इजीएस्ट पाथ है वो अभी है। आप अभी जो स्ट्रगल कर लेंगे, जो आप जितना भी अपना टाइम कोचिंग में देते हैं या जितना भी आप स्टडी करते हैं, वो जो एफर्ट आप अभी लगा रहे हैं वो बाद में आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। किसी भी स्ट्रीम, मतलब जो भी स्ट्रीम आप लेंगे वहां से आपका जो स्ट्रगल है वो लेस देन हाफ हो जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, उस पोजीशन पे हैं। आप आईआईटी में हैं, आपको हमेशा अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। आप मेडिकल कॉलेज में हैं, आप डॉक्टर बन के ही निकलेंगे वहां से। बट अगर यही चीज अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से देखिए तो उनका जो चार साल हो या 3 साल हो बहुत इजीली निकल जाता है, बट उसके बाद जो जॉब का स्ट्रगल होता है वो रियल स्ट्रगल होता है उनके लिए, जो हमें कभी नहीं करना होता। तो बेसिकली जब आप कोचिंग ज्वाइन करते, जैसे हमने मोमेंटम ज्वाइन किया, तो ये जो हमारा फियर था कि बहुत डिफिकल्ट है, ये सब हमारे अंदर से धीरे धीरे निकलता गया जैसे जैसे हमारे टीचर्स ने पढ़ाना शुरू किया या मोटिवेट करना शुरू किया। तो बेसिकली बस ये एक नीट और जेई बस एक बहुत बड़े एग्जाम्स दिखते हैं, बट अगर आप उतनी मेहनत करते हैं और थोड़ा सा एफर्ट डालते हैं और अपने टीचर्स की बात मानते हैं तो ये उतना ही इजी हो जाएगा बाद के लिए। आपको उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप आसपास देख रहे हैं कितने ज्यादा प्राइवेट कॉलेजेस से इंजीनियर्स हैं या और भी कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं या बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं जो जॉब्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन वहीं आप देखिए कोई IITian है या NIT से पढ़ा हुआ है या कोई बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज से पढ़ा हुआ है, कोई भी उनको इतनी टेंशन नहीं है, उनको सिर्फ अपना ग्रेजुएशन निकालना है और उनके लिए सब ऑलरेडी सेट है कि उनको कहाँ जाना है, ये सब उनके दिमाग में ऑलरेडी है, उनके लिए ऑलरेडी सब कुछ सेटअप है। थैंक यू। वेरी वेल सेड रश्मि। और मेरे ख्याल से रश्मि का कहना ये है कि नीट और जेई रियली में टफ एग्जामिनेशंस नहीं है, बस अगर आप सोच लें कि आपको ये करना है तो आप इजीली इसको ओवरकम कर सकते हैं और एक बहुत ब्राइट फ्यूचर अपने लिए बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अक्षत से पूछना चाहूंगी। क्या अक्षत आप मेरे साथ हैं? अक्षत,
अक्षत, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? म्यूट कर रखा है उसको। हेलो मैम, यस मैम। ओके अक्षत, क्या आप मुझे बता पाओगे, जैसे ही हम 10th से 11th क्लास में जाते हैं तो जनरली सारे ही स्टूडेंट, मोस्टली सभी स्टूडेंट्स कोचिंग ज्वाइन करते हैं, और स्कूल में स्कूल का लोड उठाना उनके लिए, स्कूल की स्टडीज और कोचिंग की स्टडीज में सिंक्रोनाइजेशन बनाना उनके लिए इजी नहीं होता, और बहुत सारे बच्चे इसमें फेल हो जाते हैं, जिसके कारण वो स्कूल में अच्छा नहीं करते या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अच्छा नहीं करते। तो क्या आप हमारे बच्चों को सजेशंस दे पाओगे कि आपने ये सिंक्रोनाइजेशन 11th-12th के स्कूल एग्जाम, स्कूल की पढ़ाई और कोचिंग की पढ़ाई को कैसे मैनेज किया? यस मैम, सो मतलब इस टॉपिक पे सबसे पहले हमारे पास एक फायदा होता है कि जैसे 11th के जो आपके क्लासेस स्टार्ट होते हैं स्कूल वगैरह के, वो थोड़ा लेट स्टार्ट होते हैं। जब तक आप कोचिंग में अच्छा अमाउंट ऑफ सिलेबस ऑलरेडी कवर हो चुका होता है तो उससे थोड़ा ये इजी हो जाता है। बट जैसे कि 11th की स्टडीज थोड़ी हार्ड होती है एंड मतलब हर चीज थोड़ा डीप में होता है, तो उससे मतलब ऐसे स्कूल का फिर कोचिंग में भी क्लासेस होती है, तो ऐसे आपका मतलब पूरा दिन कवर हो जाता है, तो टाइम नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए फिर आपको मतलब ये है कि अपना बीच बीच में जैसे मतलब जैसे ही आपको ब्रेक मिलता है वैसे ही मतलब हर जगह मतलब हर अपने सारे टाइम का यूज करना चाहिए, है ना, ओके। क्योंकि मतलब दोनों तरफ से काफी चीजें कवर होती हैं। एंड बट आपको ये फायदा होता है कि मतलब आपका सिलेबस सेम ही होता है, चाहे वो स्कूल का हो या कोचिंग का हो। सो आपको ये फायदा होता है स्कूल में कि आप कोचिंग से पहले ही काफी कुछ और डिटेल में पढ़ के आते हो, तो आपको स्कूल में फिर उतना दिक्कत नहीं होता। एग्जाम्स वगैरह आप आराम से मतलब जैसे मेरे टाइम पे तो आराम से मुझे प्रिपेयर नहीं करना होता था, मैं जाता था, देखे आता था, मतलब अच्छे मार्क्स आते थे। सो मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं होता। बट यही है कि आपको मतलब टाइम अपना अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। जैसे मोमेंटम में क्लासेस ऑल्टरनेट डेज होती है, तो जिस दिन आपका ऑफ है उस दिन आप पूरा अच्छे से अपने सारे होमवर्क अपडेटेड रखो एंड अपने सारा जो लेक्चर्स हुए आपके एकदम अच्छे से अगर आपने उसको समझ लिया है तो फिर मतलब काफी इजी हो जाता है। वरना फिर जैसे अगर आप एक बार चीजें मिस आउट करोगे, जैसे मतलब हमेशा, और एक बात है कि लेक्चर हमेशा जाना है, मतलब हमेशा अगर आप जैसे ही एक लेक्चर भी मिस आउट कर दोगे तो उसमें काफी सारा मतलब चीजें पाइल अप होती जाती है फिर धीरे धीरे करके। सो मतलब अगर आप ऐसे अपडेटेड रहोगे तो काफी चीजें इजी हो जाती हैं। ओके, थैंक यू अक्षर। मुझे लगता है मैं सेम क्वेश्चन ऋत्विक से पूछूंगी। ऋत्विक, आपने बहुत अच्छा रैंक ऑब्टेन किया था अपने आईआईटी जेई में, तो आप बच्चों को क्या टिप्स देंगे, कैसे 11th क्लास की स्कूल स्टडीज और कोचिंग स्टडीज को बैलेंस करके रखना चाहिए? तो ऋत्विक, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू गिव सम सजेशंस। आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेटेजिक होने की ज़रूरत होती है। टू बी ऑनेस्ट, आपके 11th क्लास में जो ग्रेड्स आते हैं दे आर नॉट रिक्वायर्ड एनीवेयर इन योर फ्यूचर करियर। कोई देखता नहीं आपके 11th में कितने परसेंटेज आए थे। इसलिए मैंने अपने स्टडी के टाइम पे 11th क्लास को थोड़ा सा कम प्रायोरिटी दिया। इनफैक्ट मैं पढ़ता ही नहीं था, तो द ओनली प्रायोरिटी फॉर मी एट दैट टाइम वॉज टू पास 11th क्लास। तो और जैसा अक्षत ने बताया कि अगर आप मोमेंटम में पढ़ते हैं एंड जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसमें आपको मेजॉरिटी ऑफ द चीजें समझ आई जाती है। सो टू पास द एग्जाम ऑब्वियसली 80% 70% आप आराम से ले आएंगे अगर आपने सिर्फ मोमेंटम का पढ़ा हुआ है। क्लास मतलब ये स्कूल लेवल का थ्योरम, डिडक्शन, ये सब चीजें नहीं भी पढ़ी हुई हैं। इन 12th क्लास ऑब्वियसली 12th क्लास एग्जाम्स मैटर। तो मैंने फरवरी में ये डिसीजन लिया था कि अब मैं थोड़ा सा टाइम 12th क्लास के स्टडीज को देना स्टार्ट कर दूंगा। नाउ एज अक्षत मेंशन कि कॉन्सेप्ट्स वही रहते हैं, लॉजिक वही रहता है, पढ़ाई वही रहती है, बस थोड़ा बहुत हमें लिखने के पैटर्न सीखना होता है कि कैसे किसी आंसर को फ्रेम करते हैं, वो गिवन ड्राइंग ये सब बनाना का बस आइडिया होना होता है। तो उसमें मैंने थोड़ा पास्ट पेपर्स देखे, कौन से मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। इनफैक्ट मोमेंटम में भी एक बुकलेट हमें दी जाती है जिसमें मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देते हैं हमें क्लास 12th के लिए। उसको करके 1 महीने के अराउंड मैंने क्लास 12th की तैयारी करी थी। कॉन्सेप्ट्स वही थे, बस पैटर्न सीखना था कि कैसे उनको बेटर किया जाए। एंड आई थिंक मतलब फिर उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं जाती है। ओके, तो ऋत्विक हमें ये बताना चाह रहे हैं कि आप बैलेंस बना के रखें स्कूल और कोचिंग के बीच में। कोचिंग में मोस्टली जो कवर होता है वो अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आप स्कूल एग्जाम्स को भी बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओगे। आपका स्ट्रैटेजिक होना जरूरी है, आपका अटेंटिव होना जरूरी है, और यदि आप कोचिंग की स्टडीज अच्छे से कर रहे हैं तो आप स्कूल के एग्जाम्स को भी बहुत अच्छे तरीके से ओवरकम कर पाएंगे और उसमें भी अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे। ओवर टू यू कपिल सर। थैंक यू मैम।
मैं रश्मि मिश्रा से पूछना चाहूंगा, एक अभी क्वेश्चन बच्चों की तरफ से आया है और जो मैं भी पूछने ही जा रहा था, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस। एंड आपने अपनी जब प्रिपरेशन करी तो उसमें मोमेंटम की तरफ से जो आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता था, जैसे आज भी मुझे पढ़ाते हुए अप्रोक्सीमेटली 19 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन हर साल जो बच्चों के दिमाग में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि सर आपने जो क्वेश्चंस दे दिए वो तो मैंने बना लिए, अब उसके अलावा मैं क्या बुक रेफर करूं, क्या मैं एनसीईआरटी से पढ़ लूं। इतना बताने के बाद भी उनके दिमाग में हमेशा एक मतलब इनकम्प्लीटनेस टाइप की बनी रहती है। तो मैं आपसे रश्मि पूछना चाहूंगा कि बच्चों को अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में टीचर के ऊपर कितना फेथ करना चाहिए कि जो आपको आपके टीचर सजेस्ट कर रहे हैं, आप अगर ब्लाइंडली एक एक प्रॉब्लम को ढंग से बना ले जाएं तो आप आफ्टर 2 इयर्स आपकी जो ड्रीम है आप उसको पूरा कर पाएंगे, और या फिर वो अपनी मर्जी से कितने भी क्वेश्चंस बनाते रहें, किसी भी बुक के क्वेश्चन बनाते रहें, तो फिर उनका सिलेक्शन हो पाएगा। तो रश्मि मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ओवर टू यू रश्मि। सर जैसा आपने बताया, मैं बेसिकली क्वालिटी स्टडी में ज़्यादा बिलीव करती हूँ, इसीलिए मैंने हमेशा जो हमें मोमेंटम में पढ़ाया गया, जो हमें नोट्स दिए गए, जो हमें वर्कशीट दी गई, मैंने उसके अलावा कोई भी रेफरेंस बुक कभी हाथ नहीं लगाई, क्योंकि एक तो वो बहुत मिसगाइड करते हैं हमें, बहुत सारे जो आंसर्स होते हैं वो बहुत गलत होते हैं उसमें बेसिकली, और हमारी वर्कशीट ही इतनी ज़्यादा अच्छे से सिस्टमैटिक वे में कंपाइल की जाती थी। फर्स्ट वर्कशीट में जो वर्कशीट 1 किसी भी चैप्टर का होता था उसमें इजी क्वेश्चंस होते थे जिससे आप धीरे धीरे थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करें। फिर सेकंड जो वर्कशीट होती थी हमारी, वो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस कंपाइल किए जाते थे उसमें, ताकि हम अब जो हमें कॉन्फिडेंस, उससे हम थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट्स को चेक करें कि हमने कितना डीपली किसी कॉन्सेप्ट को समझा है। फिर थर्ड फोर्थ वर्कशीट्स में हमें आईआईटी के क्वेश्चंस, जेईई मेंस के और पुराने नीट के क्वेश्चंस दिए जाते थे कि हम अपने आप को एनालाइज कर पाए कि इतना प्रैक्टिस करने के बाद हम वो कर पा रहे हैं कि नहीं। तो बेसिकली मैं ये बोलूंगी सबसे कि आप किसी भी चीज को, अगर आप 1000 क्वेश्चंस कर रहे हैं और अगर आप एक क्वेश्चन को 10 बार कर रहे हैं, तो बेसिकली नीट में कभी भी कोई ऐसा नया क्वेश्चन या जेईई में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नया उठा के नहीं पूछा जाता है आपसे, वही कंसेप्ट होता है, क्वेश्चन बस उसको अलग तरीके से फ्रेम किया जाता है। तो अगर आप वही वर्कशीट अगर आप बार बार सॉल्व करते हैं तो आप एक होल्ड पकड़ लेते हैं अपने कंसेप्ट पे, और अगर आप वही चीज अगर आप 10,000 क्वेश्चन करेंगे लेकिन आपका एक भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो बेसिकली आप एक क्वेश्चन को 10 बार करिए तो उससे आप उस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से करने का एक आइडिया मिल जाएगा। जैसे हमें शशि भूषण सर बताते थे कि आप एक ही क्वेश्चन को, अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो आपको उसको 3-4 बार प्रैक्टिस करिए, ताकि जो भी आप नए नए स्टेप्स आप देख पाए उससे आपको समझ में आए कि कौन सा सबसे कम टाइम लगने वाला स्टेप्स है। और प्लस ये भी होता है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली रिपीट कर दिए जाते हैं, तो अगर आप वही क्वेश्चन बार बार सॉल्व कर रहे हैं अपने एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम पे, तो आपको सेकेंड्स नहीं लगेंगे वो क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो गाइड बुक्स और रेफरेंस बुक्स का कोई मतलब नहीं है, वो आपको वही चीज अलग इतने सारे लैंग्वेज में लिख के देंगे जिससे आप इन शॉर्ट एट द एंड कंफ्यूज ही होंगे। तो बेटर है आप अपनी टीचर्स की बात सुनिए, जो वो बोलते हैं उसको बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि रिवीजन ही एक की है। आप जितनी बार अपने नोट्स और मोमेंटम की वर्कशीट या जो दृष्टि टेस्ट सीरीज होती है या जो भी मोमेंटम में हर हफ्ते टेस्ट लिए जाते हैं, हर हफ्ते 2 में, जितना ज्यादा आप उनको बार बार सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आप उस कॉन्सेप्ट की पकड़ बना पाएंगे, रादर देन आप 1000 और क्वेश्चंस करें जो अलग अलग टाइप के और आपको कुछ भी एंड में याद नहीं रहेगा बेसिकली। तो मैं बस ये बोलूंगी कि नोट्स और क्वेश्चन जो वर्कशीट आपको दी जाती है आप उस पर कंप्लीटली भरोसा करिए, क्योंकि आपके टीचर्स वो आपको इतने एक्सपीरियंस के बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो बता रहे हैं। आपको उतने जो बुक्स में लिखे हैं उस सब की जरूरत नहीं है, आपको उससे अपने आप को कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एट द एंड जब आप पुराने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जितना हमें मोमेंटम में पढ़ाया गया 75 to 80% एज इट इज नोट से पूरा आपको वहां देखने एग्जाम में मिलेगा। फिर आपको याद आएगा पूरा, जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको अपने टीचर्स की बातें याद आएंगी। तो बेटर है आप अपने नोट्स पे और अपने वर्कशीट्स पे फोकस करिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू रश्मि, आपने बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन सभी स्टूडेंट्स को दिया और आप सभी स्टूडेंट्स ने बहुत ढंग से इस बात को समझा है
कि क्वालिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी, एज वेल एज आप जितना अपने टीचर्स के ऊपर फेथ करेंगे, और जब भी आपको लगता है कि मुझे कुछ और क्वेश्चंस ऑफ नए क्वेश्चंस बनाने हैं या कुछ भी मुझे नया करना है, तो जब आप अपने टीचर से जाके इंटरेक्शन करेंगे, उनसे पूछेंगे, तो डेफिनेटली वो आपको द बेस्ट गाइड करेंगे, जिससे कि आप आगे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। मेरे साथ यहाँ पर जो मेरे दिमाग में भी अभी 2 क्वेश्चन चल रहे थे, मैं ऋत्विक से ही पूछना चाहूंगा। बच्चे जनरली ये पूछते हैं बेटा कि मतलब मैं 10th क्लास तक तो एक रेगुलर स्कूल में पढ़ रहा हूं, और आफ्टर दैट क्या मुझे डमी स्कूल में जाना चाहिए और वहां पे मैं अपना एडमिशन लेके और फिर मुझे जेई या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, तभी मेरा सिलेक्शन हो पाएगा? तो क्या ये बिल्कुल सही है, या इसको बच्चा अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग डिसाइड करे कि नहीं मुझे ऐसे करूंगा तो भी मेरा सिलेक्शन हो सकता है, और अगर मैं अपने रेगुलर जो स्कूल्स हैं उनके साथ भी अगर मैं बढ़िया सिंक्रोनाइज कर सकता हूं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूशन की पढ़ाई को, तो भी मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं? तो ओवर टू यू ऋत्विक। सर आई थिंक मैंने तो 10th क्लास में तक मैं क्राइस्ट चर्च आईसीएससी में था। उसके बाद आई हैड टू शिफ्ट टू सीबीएसई बिकॉज सीबीएसई का पैटर्न सेम रहता है, एंड आई डिसाइडेड कि इट वुड बी बेटर टू टेक अ स्कूल इन विच अटेंडेंस इज नॉट एन इशू, इसलिए मैंने एक डमी स्कूल में एडमिशन लिया। हाउएवर मेरे साथ काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स थे जो रेगुलर स्कूल्स में थे। द ओनली प्रॉब्लम विथ रेगुलर स्कूल्स इज कि वो कई बार बहुत ज़्यादा टाइम इंटेंसिव हो जाते हैं, वो आपको उन चीज़ों में बिजी कर देते हैं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है वो कुछ इवेंट्स रखें, वो कुछ प्रोजेक्ट्स रखें जो आपके लिए एट दैट मोमेंट प्रायोरिटी नहीं है। इसलिए आपको अगेन ऐसा आपने कहा कि अपने कैलिबर में आपका जो पर्टिकुलर स्कूल है वहाँ आपको कितना वो लीवे दे रहे हैं, आपको कितना रिलैक्सेशन दे रहे हैं बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अगर आपको लगता है कि हाँ दे डू नॉट रिक्वायर मच ऑफ माई टाइम, मुझे थोड़ा बहुत जाना होगा एंड इवन द टाइम दैट आई एम गोइंग आई एम लर्निंग समथिंग और आई एम एंजॉइंग अ लिटिल बिट, तो अगर आपका मन में वो है देन आई डू नॉट सी एनी प्रॉब्लम। बट हाँ अगर आपका स्कूल थोड़ा ज्यादा टाइम इंटेंसिव हो जाता है, अगर आप वहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेते हैं, कुछ लोग हेड बॉय वगैरह बन जाते हैं, तो उसके कारण से डिस्ट्रैक्शन आ जाता है आपके पढ़ाई में। और अगर आप उस चीज को कंट्रोल कर पाते हैं, अगर आप अपना फोकस रख पाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ मतलब अगर मैं एडवाइस दूंगा तो मैं तो ये कहूंगा कि टेकिंग डमी स्कूल इज इजियर ऑन योर हेड। आपको रिलैक्स कम लगता है, आपको टाइम प्रेशर कम महसूस होता है, आपको ऐसा कम लगता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। बट देन अगेन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने रेगुलर स्कूल के साथ भी क्रैक किया है, तो इट्स नॉट अ कंपलसरी क्राइटेरिया। ओके, थैंक यू डियर, थैंक यू वेरी मच। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन अभी एक स्टूडेंट ने पूछा है जो मेरे सामने आया है, वो ये है कि सर अगर बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं जो 10th क्लास से 11th क्लास में बढ़ते हैं, तो उनको तो मोमेंटम या कोई भी दूसरा इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करा देगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लेकिन अगर एक एवरेज स्टूडेंट है तो वो स्टूडेंट को क्या मोमेंटम टॉपर बना सकता है क्या? तो मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा जिस भी स्टूडेंट ने ये पूछा है। मैं अक्षत से पूछना चाहूंगा कि भाई आप अपने आप को कहां मानते थे जब आप 10 से 11 में आए थे? क्या आप टॉपर थे, और या फिर आपका थोड़ा सा जो प्रोफाइल है उसमें मोमेंटम के टीचर्स ने कंट्रीब्यूट किया और उसके बाद आप टॉपर बने और आप एक अच्छे आईआईटी में आज पढ़ रहे हैं? तो ओवर टू यू अक्षत, आप मुझे बताइए। अक्षत को शायद जितेंद्र जी, अक्षत, हाँ अक्षत आप सुन रहे हैं मुझे? यस सर। हाँ प्लीज आप बताइए। तो सर सबसे पहले तो मतलब जैसे मेरा वो था, तो मैं 10th तक मतलब एकदम क्लास टॉपर नहीं था, बट आई वाज इन द टॉप 10 लाइक दिस। तो मतलब ठीक है, तो मतलब बट मैं ये सोचता हूँ कि मतलब जो 11th के बाद होती चीजें वो मतलब एकदम अलग होती है जो 10th क्लास तक होता है। 10th क्लास में आपके इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस एक्सेट्रा होते हैं, तो उसमें कई बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं। बट ये कि मुझे हमेशा से ही मतलब मैथ्स और मतलब अपने साइंस पे मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि हाँ मुझे ये इंटरेस्ट है इसमें और मतलब मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ आके। तो वही कि मतलब अगर एक एवरेज स्टूडेंट भी है 10th में, तो अगर उसने एक बार सोच लिया कि मतलब हाँ मुझे आईआईटी क्रैक करना है, तो आराम से हो सकता है, क्योंकि 11th के बाद एकदम नए कॉन्सेप्ट्स आना स्टार्ट होते हैं, और अगर आपने उस टाइम पे कॉन्सेंट्रेट कर लिया तो काफी ईजी हो जाता है। क्योंकि 10 तक का जो होता है वो मतलब काफी ज्यादा मतलब अगर आपका थोड़ा
वीक भी होता है, तो भी आप जाके 11th में अगर आपने अच्छे से स्टडी करना स्टार्ट किया तो वो काफी हेल्प करता है। जैसे मतलब मेरे साथ भी बैच में मेरे फ्रेंड्स थे, तो मतलब उनमें से भी कई थे जो कि मतलब उतने अच्छे नहीं थे, बट एक आर्यन सलूजा था मेरे साथ, मेरा फ्रेंड, तो वो करेंटली IIT कानपुर में, सो ही वाज 10 तक में उसका मतलब काफी ज्यादा अच्छा नहीं था, बट उसने आराम से उसने आराम से कवर कर लिया था 11 में। तो मतलब एवरेज स्टूडेंट के लिए भी काफी इजी होता है कवर करना। अगर वो 11th के स्टार्टिंग से ही अगर उसने कॉन्सेंट्रेट करना स्टार्ट कर दिया, हर कॉन्सेप्ट को हर अच्छे से समझना स्टार्ट कर दिया, सो सब मतलब इजी है फिर IIT क्रैक करना। ओके ओके, थैंक यू डियर। और सभी स्टूडेंट्स ने ये ढंग से सुना होगा, और किसी बच्चे ने जिसने ये क्वेश्चन रेस किया था कि सर क्या मोमेंटम भी एक एवरेज स्टूडेंट को और एक जो थोड़ा सा और उससे एवरेज से थोड़ा सा ऊपर है उसको टॉपर बना सकता है क्या? तो अभी जैसे इसने ही एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक नाम सजेस्ट किया, तो बच्चों आप सभी ये मत सोचिए कि आपने 10th क्लास में क्या किया। अगर आपने अपना माइंड सेटअप कर लिया है कि मुझे अपने टीचर्स की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है और गाइडेंस मिल रहा है, अगर मैं उसको फॉलो करता हूं नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर 11th और 12th क्लास के अंदर, तो डेफिनेटली आप सभी अपना जो जेई या मेडिकल एग्जाम्स को क्रैक करने का ड्रीम है उसको फुलफिल कर सकते हो। ओके, तो एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन अभी जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा था तो मैं ऋत्विक से ही पूछना चाहूंगा। ओवर टू यू ऋत्विक। बच्चे जनरली ये सोचते हैं कि सर जेई की प्रिपरेशन और ड्यूरिंग जेई प्रिपरेशन KVPY का एग्जाम भी होता है ना, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना KVPY का एग्जाम होता है। तो आपने KVPY के दोनों जो पार्ट हैं, दोनों जो आपके उसके लेवल से उसको क्रैक किया, तो क्या आपने KVPY के लिए कुछ अलग से प्रिपरेशन करी या सिंपली आप जेई की प्रिपरेशन करते रहे, आपने एक एक जो बात टीचर्स बताते रहे उसको फॉलो किया और आपने KVPY के दोनों लेवल क्लियर कर लिए? तो ओवर टू यू ऋत्विक, आपसे पूछना चाहूंगा मैं। KVPY का एग्जामिनेशन का जो सिलेबस होता है वो बिल्कुल जेई के सिलेबस के जैसा ही होता है। इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा इजी होता है जेई के सिलेबस से। हेंस मैंने KVPY के लिए कोई अलग से ऐसा प्रिपरेशन नहीं किया था। जो भी टीचर्स हमें पढ़ाते थे और जो भी उन्हें गाइडलाइंस दी हुई थी, मैं उन्हीं को फॉलो कर रहा था। और बिल्कुल जिस दिन पेपर था उसके 2-3 दिन पहले मैंने रिविजन किया सारे मेरे अभी तक उस समय तक के सिलेबस का, एंड पेपर दे दिया। उसके बाद फेज 1 के बाद इंटरव्यू प्रोसेस के लिए मुझे मतलब टीचर्स ने काफ़ी ज़्यादा प्रेप किया। हमने 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अराउंड काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था टू अंडरस्टैंड हाउ इंटरव्यूज हैपन। एंड उसमें भी अगेन कुछ नया नहीं पढ़ा था क्योंकि जो सिलेबस है वो सेम है, जो टॉपिक्स हैं वो सिमिलर है, बस पैटर्न टू अप्रोच इट चेंज हो जाता है और हमने उस चीज़ की प्रैक्टिस करी थी। एंड hence if someone is interested in that field, I think जेई के लिए प्रिपेयर करिए, KVPY ऑन द गो ही निकल जाएगा। भुवेश गोयल, क्या भुवेश आप मुझे सुन पा रहे हैं? भुवेश आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? भुवेश गोयल। तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स जो यहां पर हैं उनको अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा भुवेश, जैसे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक बहुत बड़ा डाउट रहता है कि जब हम 9th और 10th क्लास में पढ़ते हैं तो हमको या तो हम अपने फ्रेंड सर्किल में रह के पढ़ते हैं, और जब हम 11th क्लास में जाते हैं तो सबको ये कंफ्यूजन रहता है कि अगर मेरा एक अच्छा फ्रेंड सर्किल होगा तो मैं अपना जो ड्रीम है उसको यहाँ पर फुलफिल कर पाऊंगा, या फिर मैं इंडिपेंडेंटली अपनी अगर पढ़ाई करूं और मैं जैसा जैसा सर या टीचर्स मेरे गाइड कर रहे हैं वैसा वैसा मैं करता जाऊं तो मुझे यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। तो ये आप मुझे बताइए कि आप क्या सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स को? सर बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। और बाकी पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम भुवेश गोयल है और मैं करेंटली अभी IIT दिल्ली में पढ़ रहा हूँ, मैकेनिकल ब्रांच से, और 4th ईयर है मेरा। मैंने मोमेंटम में 3 साल पढ़ाई करी है, 11th 12th और ड्रॉप ईयर 3 साल था मेरा। और अभी मेरी प्लेसमेंट हो चुकी है, करेंटली मैं बजाज फाइनेंस में हूँ, मेरी ज्वाइनिंग अक्टूबर से है। तो अब जो क्वेश्चन है इसमें कि मतलब फ्रेंड सर्कल का क्या रोल है बेसिकली तुम्हारे सिलेक्शन में, तो मैं इसमें अपने ड्रॉप ईयर का एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ एक्चुअली में, बट वो काम आएगा आपको भी 11th 12th में। कि ड्रॉप ईयर जब मैंने लिया था तो मैंने ये सोचा था कि मैं कंप्लीटली इंडिपेंडेंट पढ़ाई करूंगा, अकेला रहूंगा, किसी से कोई बात नहीं करूंगा, अपने में रह के पढ़ाई करूंगा सारी।
बट लकीली ऐसा नहीं हुआ, मेरे 3-4 दोस्त ने और ड्रॉप ले लिया था मेरे साथ ही, और उनके साथ मेरा फ्रेंड सर्कल बन गया था और उनके साथ अल्टीमेटली बहुत अच्छा हुआ। तो 1 साल के एंड में मुझे ये रियलाइज हुआ कि अगर मैं इंडिपेंडेंटली पढ़ाई करता तो शायद मैं जितना अच्छा लेके आया रैंक, उतना अच्छी रैंक नहीं लेके आ पाता जितना फ्रेंड्स के साथ रह के कर लिया था मैंने। तो फ्रेंड सर्कल का रोल मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा रोल होता है साथ में, कि फ्रेंड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टीचर्स की गाइडेंस इंपॉर्टेंट होती है, बट साथ ही साथ फ्रेंड सर्कल का रोल इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि एक जो कंसिस्टेंसी वाली चीज होती है कि 1 साल तक पढ़ाई करनी है, 2 साल तक पढ़ाई करनी है, वो अल्टीमेटली फ्रेंड सर्कल के साथ रह के ही आती है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे है कि फ्रेंड सर्कल तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें जिनके साथ फ्रेंड्स बनाने हैं, तुम समझ सकते हो, तुम देख रहे हो, साथ में पढ़ रहे हो। तो फ्रेंड सर्कल, तुम्हें किसको फ्रेंड्स बनाने हैं तुम्हारे हाथ में सारी चीजें। बट हाँ, फ्रेंड सर्कल का रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कंसिस्टेंसी, बेसिकली कंसिस्टेंसी के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि तुम्हें कंटिन्यूस एक जो 1 साल का पीरियड, 2 साल का कमिटमेंट होता है तुम्हारा पढ़ाई करने के लिए, वो उसमें तुम्हारा काम आता है काफी। ओके, थैंक यू डियर, थैंक यू वेरी मच। आपने इतनी अच्छी नाइस इंफॉर्मेशन सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करी। अब मैं ये जो वेबिनार है इसका एक लास्ट क्वेश्चन, एक और चीज बोलना चाहता हूँ मैं एक्चुअली में। प्लीज, एक क्वेश्चन आया था कि एक किसी ने पूछा था कि एवरेज स्टूडेंट क्या सिलेक्शन हो सकता है क्या। तो बेसिकली मैं उनसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि पहले वो ये इंट्रोस्पेक्ट करें कि ये खुद से पूछे कि उन्हें क्यों लगता है कि वो एवरेज। तो यही सब था बाकी। ठीक है, अच्छा, ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन तुमने सभी बच्चों के सामने रख दिया है, और मुझे लग रहा है कि अब ये सब अपना घर पे एनालिसिस करें कि आप सबको क्यों लग रहा है कि आप एवरेज हैं। बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया। सब अपना एनालिसिस करें। मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है ना, ये मैं मुझे लगता है कि समझता हूं। अगर जैसे अभी कोविड-19 का ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। जितनी जल्दी सारे टीचर्स ने आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कराना स्टार्ट किया, अगर मैं मार्च में जिस दिन लॉकडाउन हुआ था और लॉकडाउन के समय में एकदम मैं सरेंडर कर देता, सारे टीचर्स बोल देते कि भाई हमसे तो रिकॉर्डिंग नहीं होने वाली, एक लाइव बच्चों को पढ़ाना और एक लेक्चर्स को कैमरे के सामने खड़े होकर रिकॉर्ड करना और उसके बाद फिर आपके सामने वो प्रेजेंट करना, तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन हम भी स्टूडेंट इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो किए, जस्ट लाइक एस यू। हमने भी सोचा कि नहीं, अगर हम सरेंडर कर देंगे तो फिर हम हमारे स्टूडेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर पाएंगे। लेकिन इस पैंडेमिक में भी सभी टीचर्स ने एकदम बिल्कुल जोर लगाया, खूब मेहनत करी, और आपके सामने आप आज देख रहे हैं कि आपको विदाउट एनी इंटरप्शन आपको लेक्चर्स एक चैप्टर में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी में डॉक्टर गरिमा मैम यहाँ पर मेरे साथ हैं, और बहुत सारे टीचर्स, सबके इतने एफर्ट्स रहे, सबने दिन सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड किए, और आपको एकदम विदाउट एनी इंटरप्शन आपको लेक्चर्स देखने को मिल रहे हैं। तो यही कॉन्सेप्ट हमेशा फॉलो करिए कि आप कभी भी सरेंडर मत करिए, मेहनत करते रहिए, लगे रहिए और हार्ड वर्क करते रहिए। आप अपने आप को बहुत ज्यादा अपलिफ्ट कर सकते हैं। आप अपना जो ऑल इंडिया रैंक है उसको लिफ्ट कर सकते हैं, जिसको मैं जनरली बोलता हूं एयर लिफ्ट। ओके, तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन रश्मि के सामने रखना चाहूंगा। रश्मि, आप सुन रही है मुझे? हाँ रश्मि, आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर। हाँ, तो मैं आपसे पूछ रहा था कि जब स्टूडेंट जैसे 10th क्लास में उनका एकदम ए ग्रेड आ गया बोर्ड एग्जाम्स में, और उसके बाद 11th क्लास में उन्होंने मोमेंटम के टेस्ट देना शुरू किया, माइनर टेस्ट 1 दिया, 2 दिया, कभी उनका टेस्ट में परफॉर्मेंस डाउन हो गया और वो डीमोटिवेट हो गए, और फिर उन्होंने सरेंडर कर दिया कि भाई अब तो मेरे बस की बात नहीं है, बहुत ज्यादा मुझे डीमोटिवेशन हो रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, और वो दौड़ से बाहर हो गए। तो क्या ये सही है या हमको सिंपली लगे रहना है? आप जरा बताइए, आपके ऊपर भी कभी ऐसा स्ट्रेस आया होगा, और फिर आपने किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट रखा थ्रू आउट 2 years, और फिर आपने नीट एग्जाम को क्रैक किया? ओवर टू यू रश्मि। सर बेसिकली मैं सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ कि हमें कभी भी गलती करने से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा गलतियां हम करेंगे हम उतना ज्यादा उन गलतियों से सीख पाएंगे, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास गलती करने के चांसेस बचेंगे ही नहीं। मतलब आप सारी गलती ऑलरेडी कर चुके हो और उस चीज में आपने अपने आप को एनालाइज कर लिया है, तो इससे ज्यादा आपके पास गलती करने का कोई चांस ही नहीं बचा। तो आप जो भी पेपर देंगे, नीट का पेपर देंगे चाहे जेई का, तो आप अपनी सारी गलतियां ऑलरेडी अपने प्रिपरेशन टाइम में कर चुके हैं और आप उनको सुधार चुके हैं, तो वो आपके रिफ्लेक्स में आ जाएगा कि वो गलती आपसे हो ही ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस चीज को बोलूं कि आपसे काफी नेगेटिव मार्किंग हो रही है, जो कि बहुत ऑब्वियस होता है। इनिशियली जब हम अटेम्प्ट करते हैं तो हमें ये लालच होता है कि हम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर ले, तुक्का मार लें, भले हमें वो क्वेश्चंस नहीं समझ में आते या नहीं करना आता फिर भी, क्योंकि हमको मार्क्स चाहिए ज्यादा। तो
धीरे धीरे फिर उससे नेगेटिव मार्किंग के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपने आप को एनालाइज करते जाएंगे तो आपको ये धीरे धीरे समझ में भी आता जाएगा कि कौन से क्वेश्चन आप कर पाएंगे, कौन से क्वेश्चन आप तुक्का भी अगर मार रहे हैं तो वो सही लगेगा। बेसिकली आप 50-50 एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, फिर एंड में आप वो गलती नहीं करेंगे। कुछ बच्चे होते हैं जैसे नॉट इनकरेक्ट, ये सब क्वेश्चंस होते हैं। ये जब आप ग्रेजुअली प्रिपरेशन में आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप जल्दी जल्दी में क्वेश्चन रीड करने में कुछ वर्ड्स मिस कर जाएंगे जिससे आपसे सिली मिस्टेक होगी और वो गलत हो जाएगा। तो आपको इस चीज से डिमोटिवेट नहीं होना है। बेसिकली आप जितना भी प्रिपरेशन में गलती करते जाएंगे वो आप कहीं नोट कर लीजिए और फिर उस गलती को देखते जाइए कि अब मैं ये गलती आगे नहीं दोहराऊंगा। तो गिव अप करने का तो कोई चांस नहीं, आप एनालाइज करिए और नेक्स्ट टाइम आप ये देखेंगे कि आप वो गलती कर ही नहीं रहे, वो आपके रिफ्लेक्स में आ गया, वो आपसे अब गलती होगी नहीं। सर मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी जो मेरे साथ प्रिपरेशन में थी और उसके कभी 360 मार्क्स से ज्यादा नहीं आए 720 में से, और वो ये करती थी हमेशा कि वो जो भी पेपर देती थी उस पेपर को एनालाइज करती थी। एट द एंड तक, दिसंबर एंड तक जब तक उसने एग्जाम दिए तब तक उसके कभी नंबर नहीं आए, बट वो हमेशा एनालाइज करती गई और जब उसने नीट फाइनल एग्जाम दिया उसने अपना, तो उसके कुछ 634 मार्क्स आए थे फाइनली। ऑल इंडिया रैंक उसकी काफी अच्छी थी और वो अभी किसी दिल्ली के कॉलेज में पढ़ रही है। तो बेसिकली उसने वो उस चीज से कभी डिमोटिवेट नहीं हुई। उसने हमको सिखाया कि हमें हमारे पेपर को एनालाइज करना चाहिए और उस पेपर को देखना चाहिए कि हम क्या गलती कर रहे हैं। तो गिव अप करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप जबकि अगर आप उस चीज को और अच्छे से एनालाइज करते जाएंगे, देखते जाएंगे कि आप क्या गलती कर रहे हैं और सीखते जाएंगे अपनी गलतियों से, तो एट द एंड आप एक परफेक्ट, मतलब आपके पास कोई चांस नहीं होगा और आप हर तरीके से अपना रिफ्लेक्स में आ जाएगा और आप परफेक्टली किसी भी चीज को कर पाएंगे। आप अगर आज गलती कर लेते हैं तो उससे आप सीखेंगे और बाद में वो गलती आप कभी दोहराएंगे नहीं। थैंक यू। ओके, थैंक यू डॉक्टर रश्मि। अब मैं डॉक्टर आपको बोल रहा हूँ, आप अगले साल डॉक्टर बनने जा रही हो। ओके, तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपने शेयर करी और होप सभी स्टूडेंट्स को आज का ये जो वेबिनार है, आज का ये जो इंटरेक्शन है, ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे इस क्वेश्चनेयर में वो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए इन बच्चों ने आंसर्स किए। मैं इन सभी स्टूडेंट्स का जो प्रेजेंटली अभी आईआईटी में पढ़ रहे हैं और मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स आज मेरे साथ इस वेबिनार सेशन में थे, मैं आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूं। मैं डॉक्टर गरिमा मैम को अब इनवाइट करता हूं कि वो एट द एंड इन बच्चों के लिए कुछ बोलें और फिर अच्छा देखिए कुछ और क्वेश्चंस मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। मैंने ऑलमोस्ट जो अच्छे अच्छे मुझे क्वेश्चंस लग रहे थे स्टूडेंट, वो मैंने इस वेबिनार में आपको बच्चों के सामने अभी वो क्वेश्चंस रख दिए हैं। आपको ऑलमोस्ट सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मिल गए होंगे। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन मुझे और अच्छा मिला है, वो मैं आपके साथ स्पेशली मैं रश्मि से पूछना चाहूंगा। जैसे केवीपीवाई ये स्टूडेंट ने पूछा है कि बायोलॉजी में भी मैं केवीपीवाई का एग्जाम दे सकती हूं क्या? रश्मि, आप क्या कुछ इसको सजेस्ट कर सकती हैं या फिर मैं आंसर दूं? सर मुझे बेसिकली इसका आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने केवीपीवाई दिया नहीं था। बिल्कुल ठीक है। तो देखो रश्मि, अच्छा ऋत्विक से मैं पूछना चाहूंगा, ऋत्विक ने क्रैक किया है, बायोलॉजी स्टूडेंट केवीपीवाई का एग्जाम दे सकता है ऋत्विक? सर केवीपीवाई 2 बार होता है 11th और 12th में। तो 11th में तो SA करके होता है उसमें, तो उसमें बायोलॉजी आती है एंड उसमें 10th लेवल तक का आता है। तो जो बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं वो तो वाला अटेम्प्ट कर ही सकते हैं बिकॉज वो जनरल होता है सबके लिए। FX में आपको अपना स्पेशलाइज रहता है, तो उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं केवीपीवाई में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो, एंड हमें 3 सेक्शंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ऑब्वियसली जो बायोलॉजी वाला स्टूडेंट होगा वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अटेम्प्ट करेगा एंड मैथ्स का सेक्शन छोड़ देगा एंड हेंस मतलब फिर बायोलॉजी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनका भी सेम मैट्रिक पे इवैल्यूएशन होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू। बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने शेयर किया और ये क्वेश्चन भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो होप जितने भी यहाँ पर जो मैथमेटिक्स लेके स्टूडेंट आगे बढ़ रहे हैं या बायोलॉजी लेकर स्टूडेंट आगे बढ़ रहे हैं, आप सभी को ये आपके जो सीनियर्स हैं इतने अच्छे आपको आज मोटिवेशनल पॉइंट्स बताए। ओवर टू यू डॉक्टर गरिमा। मैं यहाँ पर अब आप सभी बच्चों से आपको थैंक यू करता हूँ और डॉक्टर गरिमा आप प्लीज।
थैंक यू कपिल सर। आई होप कि आज का सेशन आप सभी पेरेंट्स को बहुत वैल्यूएबल लगा। मैं सारे आईआईटी और मेडिकल के हमारे जो स्टूडेंट्स रहे हैं मोमेंटम के, जो आपके साथ एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे, उनको थैंक यू बोलूंगी। सारे पेरेंट्स का थैंक यू करूंगी कि वो सब हमारे साथ प्रेजेंट थे इस मीटिंग में, अपना टाइम दिया उन्होंने। और मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो टाइम चल रहा है कोविड-19 का, आप सभी घर पे रहें और हम टीचर्स आपके लिए बहुत सारी प्रेपरेशंस करके आपको वीडियोस पहुंचा रहे हैं। एंड प्लीज डोंट थिंक कि भाई कोविड-19 है, पैंडेमिक है, तो हम घर पे रहेंगे, हम कुछ पढ़ाई नहीं करेंगे। इट इज बहुत वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपडेटेड रहिए, पढ़ाई करते रहिए, बिकॉज अल्टीमेटली लाइफ इज गोइंग ऑन और आपको स्कूल में एग्जाम्स देना ही पड़ेगा। आपको नीट जेई क्रैक करके अपना फ्यूचर ब्राइट बनाना है, तो उसके लिए आपको पढ़ाई करना है। बिकॉज मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, वो क्योंकि स्कूल्स बंद है, कोचिंग क्लासेस बंद हैं, तो दे आर फीलिंग कि नहीं यार ठीक है, अब तो चिल टाइम है, अभी तो रिलैक्स करना है, कोई पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे अच्छा टाइम आपको मिला है कि आपको कोई काम नहीं है, आपको केवल घर पे रहना है। आपको घर पे सारे वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, आपके स्कूल्स लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इट्स द बेस्ट टाइम यू कैन यूटिलाइज अपने आप के ऊपर फोकस करके, अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बना के। आई थिंक आप घर पे रह के जितना अच्छा अभी कर सकते हैं, उतना अच्छा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। तो आप इस मौके को भी बहुत बेहतर तरीके से यूटिलाइज करिए, पढ़ाई करते रहिए, और किसी प्रकार की भी क्वेरीज है तो मोमेंटम आपके साथ हमेशा है। एंड आई थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू डॉक्टर कपिल जैन सर कि आपने इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर की। एंड आई रियली थैंक मोमेंटम कि उसने इतना अच्छा पहल किया ये वेबिनार अरेंज करके फॉर द करियर गाइडेंस ऑफ द 10th क्लास मूविंग स्टूडेंट। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और इसको हम आज यहाँ पे रोक लेते हैं। अच्छा, ये पूरा जो वेबिनार है, ये मोमेंटम का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, मोमेंटम एकेडमी यूट्यूब चैनल के ऊपर भी हम अपलोड करेंगे। और भी कोई स्टूडेंट अगर वहां पर जाके अपने क्वेश्चन को रखना चाहता है, तो डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स आज आपके साथ यहाँ पर एक्सपर्ट्स की तरह अटैच हुए थे, वो वहां पर आपके इन क्वेश्चंस के आंसर्स को जरूर करेंगे। तो ऋत्विक, थैंक यू वेरी मच बेटा। अक्षत, भुवेश, रश्मि, जो भी आज बच्चे आज हमारे साथ थे, आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन बच्चों के साथ शेयर करी। और विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आप ऐसे ही खूब बढ़िया डॉक्टर बनिए, खूब अच्छे इंजीनियर बनिए, और अपने कंट्री के लिए कुछ अच्छा करिए, कुछ अच्छा डिवोट करिए। ओके, बाय, थैंक यू।